Welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 10th March 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of January 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the comment section for more study materials. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about labor codes, and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. तो लेबर कोड्स के बैकग्राउंड को समझने के लिए एक बार डॉक्टर रघुराम राजन के एक स्टेटमेंट को देखते हैं. कभी भी लेबर कोड्स पे सवाल आ जाए तो आप इस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन कर सकते हैं. और डॉक्टर रघुराम राजन वंस सेड दैट इंडियन इकोनॉमी इज़ फेसिंग मेनली द प्रॉब्लम ऑफ 3 L's. द प्रॉब्लम ऑफ लैंड, क्योंकि जब भी लैंड की ज़रूरत पड़ती है, लैंड एक्विजिशन करना पड़ता है भारत सरकार को इंडस्ट्रीज़ वगैरह बनाने के लिए, तो फिर इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं. लोकल लोग रजिस्ट करते हैं या फिर ट्राइबल्स रजिस्ट करते हैं, तो लैंड एक्विजिशन एक प्रॉब्लम है. लॉजिस्टिक काफ़ी इनएफिशिएंट है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी अभी वीक है, डिलेड होता है और कॉस्टली भी है हमारे देश के अंदर. और लेबर जो है, लेबर लॉज इतने सारे कॉम्प्लेक्स हैं और इतने सारे लेबर लॉज हैं कि फिर प्रॉब्लम ये होती है कि द एम्प्लॉयर्स गेट कन्फ्यूज एंड इट मेक्स डिफ़िकल्ट इन कंडक्टिंग बिजनेस फॉर अ बिजनेस पर्सनालिटी या फिर अ बिजनेस हाउसेज. देखिए अभी तक हमारे देश में 44 से भी ज़्यादा लेबर लॉज थे. सेंट्रल गवर्नमेंट के लेबर लॉज थे और स्टेट गवर्नमेंट्स के लेबर लॉज अलग थे, क्योंकि लेबर इशू जो है वो कंकरेंट लिस्ट में है. तो इतने सारे लेबर लॉज होने के कारण होता क्या है कि जो एम्प्लॉयर है उसको अननेसेसरी कन्फ्यूजन होता है कि यार इस तरह के लेबर के लिए ये लॉ फॉलो करना है, दूसरे तरह के लेबर के लिए अलग तरीके का लॉ फॉलो करना है, और इस कारण से इट क्रिएट्स अननेसेसरी कन्फ्यूजन एंड इट हैम्पर्स ऑल्सो द बिजनेस सेंटिमेंट इन आवर कंट्री एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. रैंकिंग भी हमारी ख़राब होती है इस कारणों से. तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि इतने सारे लेबर लॉज को ना रखे जाए ताकि अननेसेसरी कन्फ्यूजन ना हो, भारत सरकार ने फैसला लिया 2015 में कि तमाम जो हमारे लेबर लॉज हैं उनको 4 बेसिक कोड्स में डिवाइड किया जाएगा. टोटल जो जितने भी तरह के लेबर लॉज हैं उनको 4 बेसिक कोड्स में डिवाइड करके 4 बेसिक कानून बनाए जाएंगे और बाकी पुराने कानूनों को हटा दिया जाएगा. तो 4 जो बेसिक कानून हैं वो हैं लेबर कोड ऑन वेजेस, लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी. बोले कि ये 4 ही बस लेबर लॉ रहेंगे, बाकी सारे लेबर लॉज को इन्हीं के अंदर मिला दिया जाएगा और पुरानों को हटा दिया जाएगा. तो इस तरीके से लेबर लॉज को सिंप्लीफाई करने का काम स्टार्ट किया गया और फिर ये 4 लेबर कोड्स धीरे धीरे बना करके इसको पास कर दिया गया. और पिछले साल सितंबर अक्टूबर तक ये चारों के चारे लेबर कोड्स अब पास हो चुके हैं एंड नाउ दे हैव बीन टेकन फॉर्म ऑफ अ लॉ. तो एक एक करके लेबर कोड्स को देखते हैं. तो जो सबसे पहला है वो है लेबर कोड ऑन वेजेज. इसको 2019 में ही पास कर दिया गया था, पिछले साल इसको बना दिया गया था. और जैसा कि आप नाम देख सकते हैं, इसका पर्पस है, इसका एम है टू रेगुलेट वेजेस एंड बोनस पेमेंट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड. इस बात का ध्यान रखना कि ये जो भी कोड्स हैं ये सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर्स को रेगुलेट नहीं कर रहे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी रेगुलेट कर रहे हैं. तो ये नए जो कोड्स हैं इनसे 60 करोड़ तक का जो हमारा वर्किंग पॉपुलेशन है, लेबर पॉपुलेशन है, सबको फ़ायदा होने वाला है. कई सारे एग्जिस्टिंग जो लॉज थे ऑन लेबर कोड्स उनको रिप्लेस किया है इस पर्टिकुलर कोड ने. फॉर एग्जांपल मिनिमम वेजेज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, इन सबको हटा करके एक पर्टिकुलर कोड लाया गया है, लेबर कोड ऑन वेजेज. अब इस लेबर कोड ऑन वेजेज में 2 तरह के कॉन्सेप्ट है. पहला है कॉन्सेप्ट फ्लोर वेज का और फिर है मिनिमम वेजेज का. तो फ्लोर वेज मतलब देखिए ऐसा जो वेजेज जिससे नीचे कोई भी पेमेंट हो नहीं सकती, जिससे नीचे वेजेज या रेम्यूनरेशन वर्कर्स की रखी नहीं जा सकती. फ्लोर वेज मान लीजिए 200 रुपये भारत सरकार ने फैसला लिया कि 200 रुपये से कम फ्लोर वेज नहीं रखा जा सकता. इसका मतलब यह है कि अब उससे कम तो किसी भी केस में किसी भी लेबर को पैसा नहीं दिया जाएगा. देखिए फ्लोर वेज के लिए क्राइटेरिया क्या ध्यान दिया है भारत सरकार ने इस लेबर कोड में कि हर एक फैमिली के अंदर जो एडल्ट्स हैं, एक फैमिली पहले मानी गई है कि एक फैमिली में 2 एडल्ट यानी कि हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे होंगे और एडल्ट की फूड रिक्वायरमेंट होगी 2700 कैलोरी पर डे और ओवरऑल इस फैमिली की रिक्वायरमेंट होगी कपड़ों की 66 मीटर पर ईयर. तो इतना रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए, खाने की 2700 कैलोरी रिक्वायरमेंट और कपड़े की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए कितना मिनिमम कमाई होना चाहिए, उसको बोला गया है फ्लोर वेज. तो फ्लोर वेज डिसाइड कर लिया गया. मान लो
200 रुपये पर डे फ्लोर वेज डिसाइड कर लिया गया। तो फ्लोर वेज इज़ नॉट मिनिमम वेज। अब मिनिमम वेज फ्लोर वेज से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो 200 रुपये अगर फ्लोर वेज है मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल, तो मिनिमम वेजेज उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, 220 रुपये, 230 रुपये। और ये फ्लोर वेज डिसाइड करेगी भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जो फ्लोर वेज होगा वो अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन में उसका अलग अलग लेवल होगा। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में उतनी महंगाई नहीं है जितना वेस्ट इंडिया में है, महाराष्ट्र और गुजरात में है। तो इस कारण से फ्लोर वेजेज आप देखेंगे कि महाराष्ट्र गुजरात में थोड़ा ज़्यादा होगा, नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा कम होगा। और जो भी फ्लोर वेज होगा उससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ा करके सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए और स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए मिनिमम वेजेस फिक्स करेगी। तो अगर फ्लोर वेज है 200 रुपये तो मिनिमम वेजेस कम से कम 220-230 रुपये तो होगा। इट शुड बी मोर देन द फ्लोर वेजेस, द मिनिमम वेजेस। उसके अलावा वेजेस डिटरमाइन करने में कोई भी जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि विमेन को कम मिलेगा, मेन को ज़्यादा मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और अगर कोई भी एम्प्लॉयर इन नॉर्म्स को वायलेट करता हुआ पाया जा रहा है तो उसको 3 महीने तक की जेल हो सकती है या 1 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है या दोनों ही हो सकता है। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं रिगार्डिंग लेबर कोड ऑन वेजेस। उसके अलावा दूसरा जो इंपॉर्टेंट कोड है वो है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। तो जैसा नाम से आप समझ रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी इंश्योर कराने का पर्पस है इस कोड का टू बोथ ऑर्गेनाइज्ड एज वेल एज अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। तो कई सारे कानून, 9 से भी ज़्यादा कानूनों को इसके अंदर सब्ज्यूम किया गया है, मिलाया गया है और इसे एक पर्टिकुलर कोड को बनाया गया है, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। अब इस कोड के अंतर्गत एक फंड बनाई गई है, सोशल सिक्योरिटी फंड। तो भारत सरकार ने ये फंड बनाई है। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट्स को भी बोला गया कि वो अपने अपने स्टेट में एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाए ताकि जो भी इस तरीके के वर्कर्स हैं, देखो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स या गिग इकोनॉमी के वर्कर्स, इनके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं होती। आई होप सोशल सिक्योरिटी का मतलब आप समझते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पेंशन बेनिफिट्स, प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट। तो ये सब जो बेनिफिट्स हैं इनको हम लोग कहते हैं सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, इंश्योरेंस बेनिफिट वाइल यू आर इन जॉब। तो ये सारे बेनिफिट सोशल बेनिफिट्स होते हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स को नहीं मिलते हैं। तो ये जो सोशल सिक्योरिटी कोड है इसमें मेनली अनऑर्गेनाइज वर्कर्स पे फोकस किया गया है। उनको ये तमाम फैसिलिटी देने के लिए ये फंड्स बनाए गए हैं, सोशल सिक्योरिटी फंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। और हर एक स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया कि आप अपने अपने स्टेट में भी इस तरीके का एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाएं ताकि जो भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं या गिग वर्कर्स हैं या प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं उन सब के लिए सोशल सिक्योरिटी का कोई प्रोविजन लाया जा सके। तो देखिए अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स तो आप जानते हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं, वैसे सेक्टर जो रजिस्टर्ड नहीं है जैसे पान की दुकान पे या आप समझो समोसे की दुकान पे जो काम कर रहे हैं। गिग वर्कर्स वो होते हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स होते हैं। मान लो किसी इंडस्ट्री में ही काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम कर रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स हैं तो वो गिग वर्कर्स होंगे। और प्लेटफॉर्म वर्कर्स वो होते हैं जो आजकल जो नए प्लेटफॉर्म चले हुए हैं जैसे कि ओला, उबर या ग्रोफर्स या बिग बास्केट, इनके लिए जो काम करते हैं वर्कर्स उनको हम कहते हैं प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो इन सारे वर्कर्स को इन जनरल सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं होती और इन सारे वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट कराने के लिए सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया गया है। और अब एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड भी बनाई जाएगी। इस नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड में 10 मेंबर होंगे, 5 उसमें से एग्रीगेटर्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। एग्रीगेटर्स वो सारी कंपनियां हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, राइड शेयरिंग वगैरह जैसे ओला, उबर या फिर फूड या ग्रोसरी सर्विसेज का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं एग्रीगेटर्स। और इन एग्रीगेटर्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे 5 और 5 रिप्रेजेंटेटिव होंगे गिग वर्कर्स के। 10 लोगों की ये बॉडी होगी नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड जो टाइम टू टाइम रिकमेंडेशंस देगी कि इन गिग वर्कर्स के लिए, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए, प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए क्या क्या बेनिफिट्स लाए जा सकते हैं। तो देखो अगर सोशल सिक्योरिटी कोड को एक बार में समझना है तो पहले समझो कि डेफिनेशन क्या है सोशल सिक्योरिटी का, फिर सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया गया है, नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाया गया है और एग्रीगेटर्स का रोल भी देख लो कि उनको इस नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। उसके अलावा जो तीसरा कोड है वो है रिगार्डिंग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। तो नाम से जैसा समझ रहे हो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन की, जब कोई एक वर्कर फैक्ट्री में काम करता है, इंडस्ट्री में काम करता है तो वहाँ पे इस तरह के सेफ्टी अरेंजमेंट्स होने चाहिए कि उस वर्कर की हेल्थ पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए, उसकी सेफ्टी बनी रहे। तो ये सब कुछ पर्पस है ऑफ द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड ऑफ 2020। और इसमें कैसा है
कि पहले तो डिफाइन किया गया है कि देखो फैक्ट्री कौन कौन से जगहों को फैक्ट्री कहा जाएगा, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर ही ये कोड एप्लीकेबल है। तो कहा गया है कि ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी ऐसी इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है जो बिजली से चलता है, पावर रन इक्विपमेंट्स हैं, और वहाँ पे 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अगर काम कर रहे हैं तो वो फैक्ट्री कही जाएगी। और अगर पावर रन इक्विपमेंट नहीं है और 40 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, देन दैट विल बी कॉल्ड फैक्ट्री। और ऐसी जगहों को फैक्ट्री कहा जाएगा। और ऐसी जगहों के लिए कुछ सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कंडीशंस उनको फुलफिल करने हैं ताकि वर्कर्स के हेल्थ पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। और इन्हीं तरह के जगहों के लिए फिर ये कोड लाया गया है जिनको फैक्ट्री कहा गया है। तो एक बार फिर से समझो, फैक्ट्रीज का डेफिनेशन दिया गया है। पावर इक्विपमेंट्स हैं तो 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय होने चाहिए, नॉन पावर इक्विपमेंट्स हो तो 40 से ज़्यादा एम्प्लॉय होने चाहिए, और फैक्ट्री है तो फिर वहाँ पे कुछ बेसिक वर्किंग कंडीशंस को फुलफिल करने हैं। हजार्डस एक्टिविटीज़ के लिए तो चाहे कितने भी वर्कर्स हों, कितने कम वर्कर हों, लेकिन उनको ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना। हजार्डस एक्टिविटी जैसे मान लो बीड़ी का फैक्ट्री है, या फिर मान लो सिगरेट फैक्ट्री है, मान लो एक्सप्लोसिव पटाखों की फैक्ट्री है, तो सबको हजार्डस कैटेगरी में रखा गया है। और उनको तो ये सारे कंडीशंस मानने ही मानने हैं, चाहे कितने भी वर्कर हो, चाहे 2 ही वर्कर क्यों ना हो, दे हैव टू फॉलो ऑल दीज वर्किंग कंडीशंस नॉर्म्स। उसके अलावा वर्किंग आवर्स फिक्स कर दिए गए हैं वर्कर्स के लिए। तो वर्कर्स को एक वीक में 6 दिन से ज़्यादा काम नहीं कराना है और एक दिन में 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराना है। अगर ओवर टाइम कराते हैं तो ओवर टाइम कंपनसेशन देना है, एंड ओवर टाइम कंपनसेशन शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस द नॉर्मल वेजेस। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती एट वर्क प्लेस, तो किसी भी तरीके की जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इवन वीमेन को अब अलाउ किया गया है कि वो नाइट शिफ्ट भी कर सकती हैं। पहले वीमेन को नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं किया गया था, तो अब 6 बजे से पहले और 7 बजे के बाद, शाम के 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले वाले शिफ्ट में भी विमेन काम कर सकती है। ट्रांसजेंडर्स के लिए भी राइट्स प्रोवाइड किए गए। तो अब कहा गया है कि इस तरह के फैक्ट्रीज में वॉशरूम्स वगैरह 3 कैटेगरी के होंगे, मेल के लिए, फीमेल के लिए और ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयज़ के लिए। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स के राइट्स की बात की गई है इसी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हजार्ड में, कि बोला गया है कि कोई भी फैक्ट्री के अंदर जो कोर एक्टिविटीज़ होंगे उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को नहीं रखा जाएगा। इससे कैसा होगा कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्किंग थोड़ा कम होगा। नॉर्मल अभी आजकल होता क्या है कि बहुत सारी कंपनियों ने ये नया प्रैक्टिस अपना लिया है कि कोर एक्टिविटीज़ के लिए भी कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स रखते हैं वो। जैसे मान लो किसी का काम है एक तरह की कास्ट मोल्ड बनाना, मोल्ड जैसे कि आप देखते होंगे स्टील की मोल्ड बनती है। अब उस मोल्ड को बनाने की एक्टिविटी, कोर एक्टिविटी उस कंपनी की, और उसके लिए भी वो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स रखते हैं। तो उससे होता क्या है कि एक तो रियल और या फिर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की कमी होती है, और दूसरा ये लोग कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स जानबूझ के रखते हैं कि ये लोग सोशल सेफ्टी और सिक्योरिटी कोड के नॉर्म से बच सकें। तो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को आपको कोर एक्टिविटीज़ के लिए नहीं रखना है, ऐसा इस कोड में बोला गया है। उसके अलावा इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स, खासकर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए स्पेशल प्रोविज़न लाया गया। अब जो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स हैं इनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का फ़ायदा मिलेगा दूसरे स्टेट में भी। मान लीजिए बिहार का आदमी आकर के पंजाब में काम कर रहा है, इंटर स्टेट अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है, तो उसको पंजाब के अंदर वहाँ पे राशन की दुकान से उसको पीडीएस बेनिफिट मिल जाएगा, उसको वहाँ पे ही इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये सब कुछ फ़ायदे हैं इवन फॉर इंटर स्टेट वर्कर्स अकॉर्डिंग टू दिस ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड ऑफ 2020। जो चौथा कोड है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड आई होप आप समझते होंगे कि वर्कर्स और जो इंडस्ट्री के ओनर्स हैं उनके बीच में किस तरीके का रिलेशन होगा, कैसे हड़ताल कर सकते हैं, कैसे अपनी डिमांड रख सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो वर्कर्स यूनियन का होता है। तो अब वर्कर्स यूनियन को एक तरह का एक नोट इस कंडीशंस रखे गए हैं कि अब अगर वर्कर्स यूनियन को कोई स्ट्राइक करना है तो कम से कम 14 दिन का नोटिस देना होगा उनको स्ट्राइक करने से पहले। उसके अलावा वर्कर यूनियन कौन होगा, मान लो कोई एक फैक्ट्री है उसमें 2 या उससे ज़्यादा वर्कर यूनियन है, तो वो वर्कर यूनियन मेन वर्कर यूनियन माना जाएगा, नेगोशिएटिंग यूनियन माना जाएगा, जिसके अंदर 51% से ज़्यादा वर्कर्स मेंबर की तरह जुड़े हुए हैं। उसके अलावा अगर किसी कंपनी के अंदर लोगों को निकालना है, देखो अगर किसी भी फैक्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर 300 से ज़्यादा वर्कर्स हैं, तो उस फैक्ट्री को अगर अपने लोगों को ले ऑफ करना है, जो नौकरी से निकालना है, तो सरकार से प्रायर परमिशन लेना होगा अकॉर्डिंग टू दिस इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। तो ये 300 याद रखना पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये 14 डेज का एडवांस नोटिस याद रखना फ्रॉम पीटी पॉइंट ऑफ व्यू।
इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है. यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन और यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट. इट इज अबाउट फाइव आईज इंटेलिजेंस अलायंस एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. सो न्यूज काफ़ी सरल है, काफ़ी छोटा न्यूज है. यूके ने इनवाइट किया है जापान को फाइव आईज इंटेलिजेंस अलायंस ज्वाइन करने के लिए, और अगर जापान इसको ज्वाइन करता है तो जापान दुनिया का छठा ऐसा कंट्री होगा जो इस फाइव आई इंटेलिजेंस अलायंस को ज्वाइन करेगा. तो इस आर्टिकल को मैंने बस इसलिए पिकअप किया है ताकि मैं आपको फाइव आईज इंटेलिजेंस अलायंस के बारे में समझा सकूं. देखिए, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था उसी टाइम में ब्रिटेन और यूएस के बीच में एक सीक्रेट ट्रीटी साइन हुई थी. उस ट्रीटी का पहले नाम रखा गया BRUSA, ब्रिटेन यूएसए अग्रीमेंट. एंड दिस ट्रीटी वाज रिगार्डिंग इंटेलिजेंस शेयरिंग, कि भाई तुम्हारे पास जो भी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशंस आते हैं वो हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, यूके और यूएस एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे. बाद में इसी अग्रीमेंट का नाम बदल के कर दिया गया यूके यूएसए अग्रीमेंट इन 1946 एंड दिस वाज रिगार्डिंग इंटेलिजेंस शेयरिंग. सीक्रेट सर्विसेज के जो भी इंटेलिजेंस होंगे वो एक दूसरे से शेयर करेंगे. और बाद में फिर कुछ सालों बाद इसी एग्रीमेंट के अंदर कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को और न्यूजीलैंड को भी ऐड करा दिया गया. तो इसके साथ ही साथ ये जो यूके यूएसए एग्रीमेंट था इसका नाम बदल करके कर दिया गया फाइव आई अलायंस. अब यह इन 5 देशों की जो सीक्रेट एजेंसी हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं. जैसे कि अलग अलग देशों की अलग अलग सीक्रेट एजेंसी है. न्यूजीलैंड की है GCSB, गवर्नमेंट कम्युनिकेशन सिक्योरिटी ब्यूरो. कनाडा की है कम्युनिकेशन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट. सब नाम याद नहीं करना है, लेकिन आप ये जो अलग अलग देशों की जो सीक्रेट एजेंसी है जैसे NSA ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, यूके की GCHQ, ऑस्ट्रेलिया की ASD, ये सब आपस में कोऑपरेट करते हैं. देखिए, ये बनाया गया था कोल्ड वॉर के टाइम में. वैसे तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में बन गया था, लेकिन ये जो फाइव आई इंटेलिजेंस अलायंस है इसका मेन काम हुआ था कोल्ड वॉर के टाइम में. कोल्ड वॉर के टाइम में ये जो फाइव आई इंटेलिजेंस अलायंस हैं ये सोवियत एक्टिविटीज़ पे, USSR की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखती थी. लेकिन जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया तो अब इनका काम बदल चुका है. नाउ दे कीप ट्रैक ऑन साइबर एंड अदर इंटेलिजेंस एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट्स. तो अलग अलग सरकारों के ऊपर ये नज़र रखते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ पे ये नज़र रखते हैं, अपना इंटेलिजेंस शेयरिंग आपस में करते रहते हैं. और बहुत बार ये लोग इलीगल तरीके भी अपनाते हैं. लीगल तो अपनाते ही अपनाते हैं, इलीगल तरीके भी अपनाते हैं अलग अलग सरकारों पर नज़र रखने के लिए और उनके डाटा को चुराने के लिए. और ये इनके इलीगल तरीकों का पता चला था 2013 में, जब एडवर्ड स्नोडेन ने इनके कई सारे इलीगल फाइल्स जो उन्होंने चोरी छुपे दुनिया के अलग अलग सरकारों से, इंक्लूडिंग भारत सरकार के कुछ फाइल्स उन्होंने चुराए थे. एडवर्ड स्नोडेन के इस रिवेलेशन के बाद, जिसको आप विकीलीक्स नाम से भी जानते हैं, तो उसके बाद से ये जो फाइव आई अलायंस है ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था. ये लोग पूरे दुनिया भर की सरकारों पर नज़र रखते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग करते रहते हैं, और इन्होंने अपना अपना एरिया भी बांट लिया. जैसे यूके और यूएस ने ये एरिया रखा है, कनाडा का ये सारा एरिया है. तो इस तरीके से एरिया भी इन्होंने बांट रखा है कि कौन कौन से देश की सरकारों पे हम लोग कौन कौन नज़र रखेगा. सो दिस इज़ फाइव आई इंटेलिजेंस अलायंस. इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है. यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट. इट इज अबाउट मिशन पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य एंड मिशन शक्ति. दिस टॉपिक इज अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू. सो देखिए, न्यूज काफ़ी सरल है. हमारे देश की मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा चलाई गई तमाम स्कीम को मर्ज करके 3 बेसिक स्कीम में डिवाइड कर दिया जाएगा. ये लेबर कोड जैसा ही है. पहले 44 स्कीम्स थे लेबर कोड के, उनको मर्ज करके 4 कोड में डाल दिया गया. वैसे ही इस बार मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने कहा है कि जितने भी स्कीम चल रहे हैं विमेन के लिए उनको मर्ज करके 3 बेसिक स्कीम्स में चला दिया जाएगा, रन कर दिया जाएगा, ताकि सिंप्लीफाई हो जाए प्रोसेस और इम्प्लीमेंटेशन सरल हो जाए. तो ये जो 3 स्कीम है उसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट होगा वो होगा सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0. इसके अंदर ICDS आंगनवाड़ी सर्विसेज, पोषण अभियान स्कीम एंड स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स एंड नेशनल क्रेश स्कीम, इन सबको मर्ज किया जाएगा. ये सारे स्कीम्स मैं अलग अलग न्यूज़पेपर एनालिसिस में करा चुका हूँ. उसके अलावा मिशन वात्सल्य में चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज एंड चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज को मर्ज कर दिया जाएगा.
और मिशन शक्ति स्कीम के भी 2 सब कंपोनेंट होंगे, संबल कंपोनेंट एंड सामर्थ्य कंपोनेंट। संबल कंपोनेंट के अंदर वन स्टॉप सेंटर, महिला पुलिस वॉलंटियर या वुमेन हेल्पलाइन स्कीम, स्वाधार स्कीम, उज्ज्वला स्कीम, विडो होम स्कीम, ये सबको मर्ज किया जाएगा। और सामर्थ्य स्कीम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम या प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जेंडर बजटिंग या रिसर्च वाले तमाम स्कीम सामर्थ्य कंपोनेंट ऑफ मिशन शक्ति में मर्ज कर दिया जाएगा। The next article taken from Assam segment, it is about Jal Tirth in Assam. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो देखिए, इस आर्टिकल को समझने से पहले थोड़ा आर्सेनिक के बारे में जानते हैं, देन वी विल कम टू दिस आर्टिकल। देखिए, आर्सेनिक नेचुरली अकरिंग मेटोलॉइड है। मेटोलॉइड मतलब थोड़े से इसके मेटल के प्रॉपर्टी हैं, थोड़े नॉन मेटल के प्रॉपर्टी हैं। और ये ग्राउंड वाटर में वैसे तो नेचुरल फॉर्म में भी रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत सारे ह्यूमन मेड फैक्टर्स भी हैं, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स भी हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल या इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज का इस्तेमाल, जिस कारण से आर्सेनिक ग्राउंड वाटर कॉन्टैमिनेशन करता रहता है। मतलब आर्सेनिक का ग्राउंड वाटर कॉन्टैमिनेशन हो जाता है। तो नेचुरल फैक्टर्स भी हैं, कुछ ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं, जिस कारण से आर्सेनिक हमारे ग्राउंड वाटर से मिलता रहता है। प्रॉब्लम क्या है कि आर्सेनिक टॉक्सिक होता है और आर्सेनिक के कारण कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। नर्वस सिस्टम हमारा डैमेज हो सकता है, कैंसर हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, हमारा लंग्स डैमेज हो सकता है। तो आर्सेनिक के कारण कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और अगर आर्सेनिक कंटामिनेशन वाला एरिया देखा जाए तो ये जो पूरा एरिया है ईस्टर्न इंडिया का इंक्लूडिंग आसाम स्टेट, ये आर्सेनिक से सबसे ज़्यादा कंटामिनेटेड है। और इनफैक्ट आसाम तो आर्सेनिक कंटामिनेशन में सबसे आगे है। आप देखिए, अगर ओवरऑल पॉपुलेशन की बात की जाए इन एब्सोल्यूट टर्म तो सबसे ज़्यादा आर्सेनिक कंटामिनेशन के शिकार होते हैं उत्तर प्रदेश के लोग। लेकिन अगर परसेंट वाइज बात की जाए कि जितने पॉपुलेशन है उसका कितना परसेंट आर्सेनिक का शिकार है, तो आपको पता चलेगा कि आसाम के अंदर 65% पीपल आर अफेक्टेड बाय आर्सेनिक कंटामिनेशन इन ग्राउंड वाटर। तो परसेंटेज वाइज आसाम के अंदर आर्सेनिक कंटामिनेशन का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा है। अब करंट न्यूज़ पे आते हैं। तो आर्सेनिक कंटामिनेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है हमारे स्टेट के अंदर, आसाम के अंदर, ये बात तो तय हो गई। तो अब इसी कंटामिनेशन के प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है एक छोटे से गांव में, जिसका नाम है कोठोरा गांव, कोठोरा विलेज, जो नलबारी डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ का एक लोकल ग्रुप है, लोकल गांव वालों ने मिलकर के ग्रुप बनाया, लोकल ग्राम्य विकास मंच, और इन्होंने आर्सेनिक कंटामिनेशन के अगेंस्ट अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया। और फिर उन्होंने क्या किया कि अपने गांव में किस तरीके का वाटर एटीएम चला दिया। टाटा ट्रस्ट की मदद से इन्होंने किस तरह का वाटर एटीएम वहाँ पे लगाया, जो आयन एक्सचेंज टेक्नोलॉजी के बेसिस पे बना हुआ है। और इसकी मदद से अब वहाँ पे पानी जो है वो आर्सेनिक फ्री वाटर रिलीज हो सकता है। हर दिन लगभग 4650 लीटर आर्सेनिक फ्री ड्रिंकिंग वाटर रिलीज होता है। और इन्होंने किया क्या है कि गांव के हर एक फैमिली को एक एटीएम, वाटर एटीएम कार्ड दे दिया है। वाटर एटीएम कार्ड में हर महीने 210 रुपये का रिचार्ज कराना होता है, और हर महीने के 210 रुपये के रिचार्ज के बाद हर दिन उस फैमिली को 20 लीटर पानी मिलता है फ्रॉम दिस वाटर एटीएम। और जैसे ही वो अपने वाटर एटीएम को डालते हैं, उनका 20 लीटर पानी वहाँ से निकलता है। तो इस तरीके से इन गांव के लोगों ने आपस में ही मिलके इस आर्सेनिक वाटर कंटामिनेशन का सॉल्यूशन निकाल लिया है अपने गांव के लिए। और इसी कारण से कठोरा विलेज हाल फिलहाल में आसाम के अंदर न्यूज में है। इसको जल तीर्थ नाम से भी जाना जा रहा है। और ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है वेयर लोकल कम्युनिटीज हैव प्रूव्ड दैट दे देमसेल्फ कैन फाइंड सॉल्यूशंस टू सर्टेन प्रॉब्लम्स इन कलेक्टिव मैनर रादर दैन डिपेंडिंग कंप्लीटली ऑन द गवर्नमेंट। अगर हर बात पे हम सरकार पे डिपेंडेंट रहेंगे कि जब आएगी सरकार ही करेगी, तो फिर बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स अनएड्रेस्ड रह जाएंगे। कुछ चीज़ें हमें लोकल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे भी रिजॉल्व करनी चाहिए। उसका बेस्ट एग्जांपल है ये वाटर एटीएम इन कोठोरा विलेज। In our segment, most probable PT topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 467 to 470. Topic number 467 is about Chuth Lakar. He is known as father of Brahmayam mobile theatre, and he gave birth to mobile theatre in Assam in 1960s. He founded the popular Natraj theatre at Pathshala in 1963. Please attempt this question based on topic number 467. Topic number 468 is about Khagen Mohanta. He was a singer and composer of folk and traditional music of Assam. He is also known as
king of Bihu? Please attempt this question based on topic number 468. Topic number 469 is about Assam Ratna. It is the highest civilian award in the state of Assam. It is being conferred for outstanding contribution in literature, art, culture and social service. The award is being offered by the government of Assam. It was started in 2009 and Dr. Bhupen Hazarika was the first awardee. The famous Indian scientist from Assam, Dr. Jitendra Nath Goswami, got Assam Ratna for 2015, was the last awardee. The award carries a cash prize of rupees 3 lakh, a plaque and a shawl. और 3 लोगों को अभी तक ये अवार्ड मिला ही है. 2009 में भूपेन हजारिका साहब को, 2010 में मोमिनी रेशम गोस्वामी जी को और 2015 में जितेंद्र नाथ गोस्वामी जी को ये अवार्ड मिला है फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी. So please attempt this question based on topic number 469. This is the answer of question number 464 to 466 that we were given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students, so you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने practice question दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. Which of the following statements are true about National Commission of Backward Classes? It is a constitutional body. Absolutely correct. It has power to bring changes in OBC lists? No. The power lies with the president. So the correct answer will be option A. Second, which of the following statements are true about Maitri Setu recently seen in news? It is on Feni River. Absolutely correct. It connects the state of Meghalaya with Bangladesh. This is wrong. It connects Tripura with Bangladesh. So the correct answer will be option A, one only. And which of the following statements are true about Institute of National Importance? It is a group of some public and private institutions. Wrong. It is group of only some public institutions. They are created according to a law made by the parliament. Absolutely correct. So the correct answer will be option B, 2 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.